हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम आज हमारी नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं इथोलॉजी। ठीक है, ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को ऐड करते हुए जो आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसके अंदर आपके सारे फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन अभी तक जो भी इथोलॉजी से आ चुके हैं, उसके अलावा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि बहुत डीप में होते हैं, लेकिन हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम अपने पाथ से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है फर्स्ट ग्रेड का। ठीक है, इसलिए हम उन चीजों को टच जरूर करेंगे जहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ग्रेड का, और हम इसको बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी नई यूनिट इथोलॉजी। सबसे पहले हम इस वर्ड को देखेंगे, इथोलॉजी का मतलब क्या है। अगर हम देखें इथोलॉजी तो ये टू वर्ड से बनता है, इथोस प्लस लॉजी। इथोस प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब तो होता है स्टडी। ठीक है, और इथोस का मतलब क्या है। इथोस एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, यानी इसका वर्ड रूट कहां से है, एक ग्रीक लैंग्वेज से है, जिसका ग्रीक वर्ड क्या है, इथोस। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कैरेक्टर, यानी जो भी लक्षण पाए जाते हैं, किसी भी एनिमल में पाए जाने वाले लक्षणों की स्टडी क्या कहलाएगी, इथोलॉजी। ठीक है, हमने बात की इथोलॉजी की, किसी भी कैरेक्टर की स्टडी, एनिमल के कैरेक्टर्स की स्टडी को इथोलॉजी कहा। तो इथोलॉजी वर्ड भी तो किसी ने दिया होगा, तो इस वर्ड की बात करें तो ये वर्ड दिया था विलियम मॉर्टन व्हीलर। ये वर्ड दिया था विलियम मॉर्टन व्हीलर ने, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कि इथोलॉजी वर्ड किसने दिया। इथोलॉजी वर्ड दिया विलियम मॉर्टन व्हीलर ने। इथोलॉजी वर्ड का रूट क्या है, ग्रीक लैंग्वेज। कौन सा वर्ड है, इथोस। इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ कैरेक्टर और स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल इज नोन एज इथोलॉजी। अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में डिफाइन करें तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। हम बात करते हैं इथोलॉजी की, तो इथोलॉजी की एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन होगी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर की सिस्टमैटिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इथोलॉजी। आज के जमाने की बात कर रही हूँ कि अगर आज हमें इथोलॉजी को डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे सिस्टमैटिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो इसमें हमने वर्ड लिया एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर का क्या मतलब है, एनिमल बिहेवियर का मतलब है कि जो भी एनिमल के बिहेवियर्स हैं, जैसे कि एनिमल जो है वो अपने डिफरेंट पोस्चर्स हमें शो करते हैं, उनके पास अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके पास जेस्चर्स होते हैं, उनकी मूवमेंट्स होती हैं। तो एनिमल्स के जो भी पोस्चर्स हैं, जेस्चर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, वो सब क्या किसमें आता है, वो सब है एनिमल बिहेवियर। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी चिंपैंजी की, गोरिल्ला की, तो उनके जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं उनको देखकर बताया जा सकता है कि ये एग्रेशन में है, ये हैप्पी है, ये सैड है। ठीक है, तो उनका जो बिहेवियर है वो कहाँ से हमें पता लग रहा है, उनके एक्सप्रेशन से हमें पता लग रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज किसी की तरफ एग्रेसिवली जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा एक मूवमेंट है। कौन सी मूवमेंट है, एक एग्रेसिव मूवमेंट है। तो ये भी क्या हुआ, उस एनिमल का बिहेवियर। ठीक है, उसी तरीके से डिफरेंट पोस्चर होते हैं। जैसे फिशेस का एग्जांपल लें तो एक फिश आती है स्टिकल बैक फिश। अगर हम उस फिश की बात करें तो अगर वो फिश अपने जो भी वाटर के अंदर अगर वो फिश इस तरीके से है तो मतलब वो फिश बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही ये फिश इस तरीके से वर्टिकल के अंदर आ जाएगी तो इसका मतलब ये अपना एग्रेसिव नेचर जो है वो शो कर रही है। तो बहुत से पोस्चर ऐसे होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से एनिमल का बिहेवियर पता चलता है, और उन्हीं एनिमल के बिहेवियर की स्टडी हम किसमें करते हैं, इथोलॉजी में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर की। तो बिहेवियर कितने तरीके का होता है वो भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं।
तो अगर हम बिहेवियर की बात करें तो एक बिहेवियर होता है इननेट बिहेवियर, या इसे बोला जाता है इनबॉर्न बिहेवियर, और एक बिहेवियर होता है लर्न्ड बिहेवियर, या इसे बोला जाता है एक्वायर्ड बिहेवियर। तो दो तरीके के बिहेवियर होते हैं। ऐसे बिहेवियर जो जन्मजात हम जिसको लेकर हम पैदा हुए हैं, और कुछ ऐसे बिहेवियर जो हम यहाँ पर आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद हमने सीखे हैं, वो आएंगे हमारे लर्न्ड बिहेवियर। ठीक है, इन्हीं इननेट बिहेवियर को क्या बोला जाता है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। क्या नेम देंगे? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ये इसी नेम से जो है हमारे टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। ठीक है, तो जो भी ऐसे बिहेवियर जो इननेट है, इनबॉर्न है, वो होते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, और जो भी लर्न किए जाते हैं वो होते हैं लर्न बिहेवियर। अगर इसको हम एग्जांपल से समझे तो एक छोटा बच्चा जो है वो स्माइल करता है। ठीक है, तो वो जो स्माइल उसने सीखी, वो उसने किसी से सीखी नहीं है, वो उसके साथ उस स्टिमुलस के साथ वो इनबॉर्न, वो उसके साथ जन्मजात आई है। तो वो जो उसका स्माइलिंग, उसका जो पोस्चर बना, उसका जो एक्सप्रेशन बना है स्माइलिंग का, वो एक इननेट बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन अब बच्चा जो है वो लिखना सीख गया। ठीक है, वो राइट करने लग गया, वो रीड करने लग गया, वो साइकिल चलाने लग गया, तो वो कैसा बिहेवियर होगा? उसका लर्नड या फिर एक्वायर्ड बिहेवियर। ठीक है, ये तो हमने एक ह्यूमन बींग्स की बात की, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये बिहेवियर होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम इसके अंदर एग्जांपल लें तो वेब फॉर्मेशन इन स्पाइडर्स, यानी मकड़ी जो अपना जाला बनाती है, वो उसका एक इननेट या इनबॉर्न बिहेवियर है। ये एक ऐसा बिहेवियर है, वो किसी से सीखती नहीं है, वो अपने ग्रुप में किसी से भी ये चीज सीखती नहीं है कि वेब की फॉर्मेशन किस तरीके से की जाए। ठीक है, वो अपनी वेब की फॉर्मेशन खुद ब खुद कर लेती है, उसके अंदर पहले से ही उसके अंदर फीडेड है ये चीज। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें नेस्ट की फॉर्मेशन, बर्ड्स जो है वो अपनी नेस्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से नेस्ट बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड का नेस्ट बहुत ही सुंदर होता है, उसको टेलर बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने नेस्ट को इस तरीके से बनाएगी कि दो पत्तियों को लेकर उनको आपस में ये स्टिचेस लगाएगी, ये सिलेगी, और उसके ऊपर वो कुशन बनाएगी, अपने जो सॉफ्ट ग्रास को लेकर इसके ऊपर रखेगी और एक कुशन बनाएगी, उसके ऊपर अपने अंडे देगी। तो ये एक टेलर बर्ड है, यानी दर्जी चिड़िया, इसका नेस्ट इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत अलग अलग बर्ड्स अपना अलग अलग तरीके से अपना नेस्ट बनाते हैं। उसी तरीके से बात करें तो हम कह सकते हैं डांसिंग पिकॉक। जो पिकॉक है वो डांस करता है। ये डांस कौन करता है? ये मेल पिकॉक डांस करता है। क्यों? क्योंकि उसको फीमेल को अट्रैक्ट करना है मेटिंग के लिए। तो ये जो डांसिंग होती है ये मेल के द्वारा की जाती है, और जो सबसे ज्यादा सुंदर डांस करता है, जिसके तरफ सबसे ज्यादा फीमेल अट्रैक्ट हो जाएगी, उसके साथ ही मेटिंग हो पाएगी। तो ये भी इसका इननेट या इनबॉर्न बिहेवियर है, ये इस बिहेवियर इसने किसी से सीखा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसी चीज को राइडिंग करने की, ठीक है, साइकिलिंग की, राइटिंग की, तो ये सारे के सारे बिहेवियर हैं, ये लर्न बिहेवियर है। अगर हम बात करें कि एक एलिफेंट है, आप कभी सर्च कर कर देखना, वो एलिफेंट क्या करता है? वो एलिफेंट पेंटिंग करना जानता है, वो एलिफेंट पेंटिंग कर सकता है। तो ये जो उसका पेंटिंग करना है, वो इननेट या इनबॉर्न बिहेवियर नहीं है, उसका पेंटिंग करना एक लर्न या एक्वायर्ड बिहेवियर है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ हम इथोलॉजी पढ़ेंगे। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इथोलॉजिस्ट के बारे में। इथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इथोलॉजी पर वर्क किया है, जिन्होंने इथोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उनको बोलेंगे हम इथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इथोलॉजिस्ट हैं कोनार्ड लॉरेंज। कोनार्ड लॉरेंज ये एक ऑस्ट्रेलियन इथोलॉजिस्ट है।
ये एक ऑस्ट्रेलियन इथोलॉजिस्ट है। अगर हम बात करें कोनार्ड लॉरेंज की, तो कोनार्ड लॉरेंज को कहा जाता है फादर ऑफ इथोलॉजी। फादर ऑफ इथोलॉजी कौन है? कोनार्ड लॉरेंज। कई बार क्या होता है कि फादर ऑफ इथोलॉजी की जगह पूछ लिया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी भी कौन है? कोनार्ड लॉरेंज को ही बोला जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है, फादर ऑफ इथोलॉजी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि कोनार्ड लॉरेंज का क्या कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से उनको इथोलॉजिस्ट कहा गया, उनको फादर क्यों कहा गया, उनके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, इनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है ग्रे लेग गूस। ग्रे लेग गूस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जिसे हम हमारे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं राजहंस, और इसका जूलॉजिकल नेम है एंसर एंसर। ठीक है, हमें ये सब पता होना चाहिए। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? एंसर एंसर। ऐसे भी आ सकता है कि जो कोनार्ड लॉरेंज उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया और ग्रे लेग गूस की जगह हमें एंसर एंसर दे दिया जाए, तो हमें ये भी पता होना चाहिए किसका जूलॉजिकल नेम है एंसर एंसर। और ये राजहंस, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, राजहंस, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। और इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट दिए उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इम्प्रिंटिंग का। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इम्प्रिंटिंग का। अब हम समझते हैं कि इम्प्रिंटिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका एक्सपेरिमेंट समझते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो ग्रे लेग गूस है इनके एग्स लिए, इन्होंने इनको इसकी मदर से आइसोलेट किया, ग्रे लेग गूस के एग्स को, और इन्होंने अपने पास रखे। फिर इन्होंने देखा कि ये जो एग्स हैं ये होने लग गए हैच। इनमें क्या हो गई? हैचिंग, यानी ये टूटने लगे। और इनमें से क्या निकले? इनमें से निकले जो ग्रे लेग गूस के बच्चे थे। तो इनमें से भी क्या निकले? ग्रे लेग गूस। जब ये ग्रे लेग गूस निकले तो इन्होंने निकलते ही सबसे पहले किससे देखा? इन्होंने निकलते ही सबसे पहले देखा कोनार्ड लॉरेंज को। सबसे पहले इन्होंने कोनार्ड लॉरेंज को ही निकलते हुए देखा और इन्होंने इसी को ही अपना क्या मान लिया? पेरेंट। इनको लगा कि यही मेरा एक पेरेंट है और इन्होंने इसको कोनार्ड लॉरेंज को क्या करना शुरू कर दिया? फॉलो। यानी ये जहां भी जाते हैं इनके पीछे पीछे ये ग्रे लेग गूस जो कि अभी न्यूली बॉर्न थे इनको फॉलो करते रहते, इनके पीछे जाते और इन्होंने क्या माना? कोनार्ड लॉरेंज को ही पेरेंट माना। ठीक है, तो अगर इससे हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये निकला कि जब भी कोई भी बच्चा जब होता है वो अपना सेंसिटिव पीरियड, ये इसका सेंसिटिव पीरियड ही था एक छोटे बच्चे के लिए। जैसे ही वो न्यूली बोर्न है उसको नहीं पता कि कौन मेरा मम्मी है, कौन मेरे पापा है, कौन मेरे पेरेंट्स है, उसको कुछ भी नहीं पता। तो ये उसका सेंसिटिव पीरियड था। अगर उस सेंसिटिव पीरियड में उसके पेरेंट्स की जगह अगर उसको कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जैसे इनको कोनार्ड लॉरेंज दिखाई दी, इसकी जगह पर कोई भी उनको अगर मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता तो वो उसको फॉलो करने लग जाते और वो उसी को ही अपना पेरेंट मान लेते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट इम्प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि किसने दिया था? कोनार्ड लॉरेंज ने। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के अंदर यही बताया कि किसी सेंसिटिव टाइम पीरियड के लिए, अगर किसी बच्चे का सेंसिटिव टाइम पीरियड चल रहा है तो अगर उसको कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो वो उसी से ही अपना बॉन्ड बना लेता है और उन्हीं को ही अपना पेरेंट मानने लग जाता है और उन्हीं को ही फॉलो करता है आगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इम्प्रिंटिंग जो कि किसने दिया था? कोनार्ड लॉरेंज ने। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। इन्होंने और कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, ASE, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था साइको हाइड्रोलिक मॉडल, इसे और भी बोला जाता है फ्लश टॉयलेट मॉडल।
साइकोहाइड्रोलिक मॉडल या फिर फ्लश टॉयलेट मॉडल, ये कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? कोनार्ड लॉरेंज ने। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इम्प्रिंटिंग, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एंड साइकोहाइड्रोलिक मॉडल। ये तीन जो है स्पेसिफिकली कोनार्ड लॉरेंज के नाम से ये तीनों कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ठीक है, जो ये दोनों हैं एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी और साइकोहाइड्रोलिक मॉडल, ये हम अगली क्लास के अंदर जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी, उसके अंदर हम एक एक को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हम तभी पढ़ लेंगे। इम्प्रिंटिंग के बारे में अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड इथोलॉजिस्ट की तरफ। वहां पर जाने से पहले हमने बुक्स नहीं लिखी, कोनार्ड लॉरेंज की बुक्स के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। कोनार्ड लॉरेंज की बुक्स कौन कौन सी थी? जो सबसे फेमस बुक है वो है किंग सोलोमन्स रिंग। सेकेंड बुक है ऑन एग्रेशन। थर्ड है मैन मीट्स डॉग। तो ये इनकी जो है तीन फेमस बुक्स हैं जिसके बारे में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो हमें इसको डिस्कस करना चाहिए कि इनकी तीन बुक्स थी जो कि फेमस थी, किंग सोलोमन्स रिंग, ऑन एग्रेशन एंड मैन मीट्स डॉग। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड इथोलॉजिस्ट की तरफ। हमारे सेकेंड इथोलॉजिस्ट हैं निको टिनबर्गन। निको टिनबर्गन ये एक डच इथोलॉजिस्ट है। ये एक डच इथोलॉजिस्ट है और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है साइन स्टिमुलस। इन्होंने दिया है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। IRM। तो ये जो दो मेन कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने दिए हैं। उसके अलावा इन्होंने दिया है टिनबर्गन्स फोर वाइज। टिनबर्गन्स फोर वाइज, ये भी कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया? निको टिनबर्गन ने। ठीक है, तो हमने अभी कौन से कॉन्सेप्ट की बात की है? एक तो साइन स्टिमुलस की और एक इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म की और एक टिनबर्गन्स फोर वाइज। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट हैं इनके बारे में भी हम जब कल वाले क्लास लेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी, उसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और इन सबको एक दूसरे से रिलेट करते हुए एक फाइनल मॉडल भी बनाएंगे जिसके ऊपर ये सारे के सारे मैकेनिज्म जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर उसके उससे हमें सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इन्होंने दिए थे कॉन्सेप्ट्स। अगर हम बात करें बुक्स के बारे में, इनकी बुक्स हैं एनिमल बिहेवियर एंड एनिमल इन इट्स वर्ल्ड। एनिमल बिहेवियर एंड एनिमल इन इट्स वर्ल्ड, ये इनकी दो फेमस बुक्स हैं जिनके बारे में हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने और कौन से ये और किसके ऊपर वर्क किया? अगर हम पूछे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था थ्री स्पाइन्ड स्टिकल बैक फिश। ये एक फ्रेश वाटर फिश है जिसके ऊपर वर्क किया था किसने? निको टिनबर्गन ने। इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि इन्होंने एक और चीज पर बहुत वर्क किया था, वो था माइग्रेशन ऑफ बर्ड टेरिटरीज। यानी जो बर्ड की टेरिटरीज हैं उनका माइग्रेशन किस तरीके से होता है उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ही वर्क किया था। तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाए कि बर्ड टेरिटरीज पर सबसे ज्यादा वर्क किन्होंने किया, तो वो निको टिनबर्गन ने ही किया है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। इनकी एक स्टेटमेंट थी साइंस स्टिमुलस is needed
टू रिलीज FAP फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को रिलीज होने के लिए साइन स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बारे में जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हमने इस स्टेटमेंट को इसलिए लिखा क्योंकि ये स्टेटमेंट टिनबर्गन ने दी है, तो जब हम निको टिनबर्गन को पढ़ ही रहे हैं तो हमने इसकी स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट ये थी कि साइन स्टिमुलस की जरूरत है। क्यों? जब भी हमें FAP फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को रिलीज करना है तो हमें साइन स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस की जरूरत जरूर ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी बात करें एक्सपेरिमेंट की, जो कि इनका फेमस था एक्सपेरिमेंट है इनका पाइन कॉन एंड वास्प का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने पाइन कॉन एंड वास्प का एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर इन्होंने ये जो वास्प का नेस्ट पड़ा था, इस वास्प के नेस्ट के अराउंड सर्कुलर वे में इन्होंने पाइन कॉन्स रख दिए। इस तरीके से यहाँ पर पाइन कॉन्स रख दिए इस नेस्ट के अराउंड। ठीक है, तो जब भी वास्प आया तो वास्प ने देखा कि इसका जो नेस्ट है, उसने देखा कि इसका जो नेस्ट है वो पाइन कॉन्स के बिल्कुल ही बीच में प्रेजेंट है। तो इसने इस चीज को अपनी मेमोरी में डाल दिया कि इसका नेस्ट पाइन कॉन्स के बीच में प्रेजेंट है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस नेस्ट को तो वहीं पड़ा रहने दिया, नेस्ट तो वहीं रहा, लेकिन इन्होंने इन पाइन कॉन्स को उठाकर उसी तरीके से थोड़ी दूर रख दिया। तो इन्होंने देखा कि जब वास्प आया तो उसने अपना नेस्ट इसी पाइन कॉन्स के बीच में ही ढूंढना शुरू कर दिया। उसने नेस्ट नहीं देखा, उसने अपना नेस्ट किस तरीके से अपनी मेमोरी में डाला कि पाइन कॉन्स के बीच में ही उनका नेस्ट प्रेजेंट है, इसलिए वास्प ने इसी को ही चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? निको टिनबर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसका नाम है पाइन कॉन एंड वास्प एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एनिमल बिहेवियर को शो करने के लिए किया गया था कि कैसे एनिमल बिहेव करते हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो कि निको टिनबर्गन के द्वारा किया गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड इथोलॉजिस्ट की तरफ, कार्ल वॉन फ्रिश। कार्ल वॉन फ्रिश के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्क किया इंसेक्ट के बिहेवियर पर, इंसेक्ट बिहेवियर एंड सेंसरी फिजियोलॉजी। इन्होंने इंसेक्ट बिहेवियर एंड सेंसरी फिजियोलॉजी पर इन्होंने सबसे ज्यादा वर्क किया, और इनका नाम एक इसके लिए भी बहुत फेमस है कि इन्होंने बी कम्युनिकेशन पर वर्क किया, बी की कम्युनिकेशन एंड देयर फॉरएजिंग बिहेवियर, यानी फूड को किस तरीके से ये प्राप्त करते हैं, फूड को प्राप्त करने का बिहेवियर, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ही वर्क किया था। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इन्होंने किस तरीके से वर्क किया, एक बी की कम्युनिकेशन और उनके फॉरेजिंग बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, इन्होंने ये देखा कि बी के अंदर जो है वो टू टाइप के डांस होते हैं। फर्स्ट डांस होता है राउंड डांस या फिर सर्कुलर डांस, राउंड या सर्कुलर डांस। दूसरा डांस होता है टेल वैगल या फिर वैगिंग डांस। बीज में दो तरीके के डांस पाए जाते हैं। ये डांस को किसने किया? कार्ल वॉन फ्रिश ने इसको डिस्कवर किया। इसके अंदर दो डांस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बी है अगर, तो वो जाएगी इस तरीके से, एक पूरा राउंड बनाएगी, फिर वापस एक पूरा राउंड बनाएगी। इस तरीके से जो बी है वो एक राउंड या सर्कुलर डांस करती है। एक इसके अंदर डांस होता है कि अगर बी यहाँ पर है तो पहले वो ऊपर जाएगी, फिर वो इस तरीके से डांस करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर इस तरीके से डांस करेगी। तो ये है टेल वैगल या वैगिंग डांस, ये है राउंड या फिर सर्कुलर डांस। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब भी जो फूड है वो 50 मीटर अवे है,
इनका जो भी नेस्ट है, इनका जो हाइव है, बीज के नेस्ट को हाइव कहते हैं, तो इनका जो हाइव है अगर वो 50 मीटर दूर है फूड से, तो ये कौन सा डांस करेंगी, राउंड या फिर सर्कुलर डांस। ठीक है, अगर उनका फूड जो है वो 50 से 100 मीटर या इससे भी दूर है, तो ये कौन सा डांस करेंगी, टेल वैगल या फिर वैगिंग डांस को ये शो करेंगी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ये भी बात बताई कि इनका जो ये स्ट्रेट लाइन वाला रन है, ये बताता है कि डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्टेंस कम है। अगर इनका जो स्ट्रेट लाइन रन है, ये स्ट्रेट लाइन रन ज्यादा है, इसका मतलब कि जो डिस्टेंस है फूड का वो उनके हाइव से ज्यादा है। अगर ये छोटा है तो उनका डिस्टेंस जो है वो है कम। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बताया कि ये अपने जो डायरेक्शन देती हैं बाकी सबको, ये डांस करके जो डायरेक्शन देती हैं वो डायरेक्शन देती हैं अकॉर्डिंग टू सन, यानी ये सन के हिसाब से इस तरीके का एंगल सन के हिसाब से बनाती है, जिससे कि सभी बीज को पता लग जाए कि कौन से एंगल पर कितनी दूरी तक, दोनों में से जो भी डांस करेगी वो एक एंगल पर होगा, सन के एंगल पर कितनी दूरी पर और कितने डिस्टेंस पर ये चीज प्रेजेंट है। ठीक है, उनका फूड किस तरीके से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, ये चीज ये चीज डांस के द्वारा बताई जाती है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये होता है बी का कौन सा, फॉर एजिंग बिहेवियर, यानी खाने को प्राप्त करने के लिए किया गया बिहेवियर। दो तरीके के डांस किए जाते हैं इनके फॉर एजिंग बिहेवियर के लिए, एक राउंड डांस है, एक टेल वैगल डांस है। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक चीज और, अभी हमने 3 इथोलॉजिस्ट के बारे में बात की थी। एक हमने बात की थी कॉनार्ड लॉरेंज के बारे में, एक हमने बात की थी निको टिनबर्गन के बारे में, और एक हमने बात की है कार्ल वॉन फ्रिस्ट के बारे में। तो इन तीनों को मिल चुका है नोबेल प्राइज, अपनी अपनी डिस्कवरीज के लिए इनको मिल चुका है नोबेल प्राइज 1973 में। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो मेन 3 इथोलॉजिस्ट हैं इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है 1973 में। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इथोलॉजिस्ट की तरफ। हमारे जो मेन इथोलॉजिस्ट थे वो यही 3 इथोलॉजिस्ट थे, लेकिन फिर भी हम इनकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम जो और भी इथोलॉजिस्ट है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमारे जो 4th इथोलॉजिस्ट हैं वो है स्किनर। स्किनर वही है जिनको हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे लर्निंग। हमने हमारी इथोलॉजी में लर्निंग बिहेवियर भी हमने पढ़ना है, तो वहां पर हम स्किनर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्किनर ने किसके ऊपर वर्क किया था, री के ऊपर, यानी कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड, यानी पनिशमेंट और रिवॉर्ड से ही हम किसी चीज को सिखा सकते हैं, ये इनका मानना था। तो ये एक लर्निंग के ऊपर इनकी प्रॉपर थ्योरी है, जो कि हम जब लर्निंग बिहेवियर पढ़ेंगे तब हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद है हैरी हार्लो। हैरी हार्लो, हैरी हार्लो ने वर्क किया था, इन्होंने सबसे ज्यादा वर्क जो किया था वो किया था मंकीज पर। इन्होंने वर्क किया था मंकीज पर, और इनका जो सबसे इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड हैं मैटरनल सेपरेशन पर, यानी बच्चे को माँ से दूर करके जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वैसे एक्सपेरिमेंट पर हैरी हार्लो ने वर्क किया। मैटरनल सेपरेशन, मदर से सेपरेट कर कर, एंड सोशल आइसोलेशन, यानी सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग रखकर, बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया। जैसे कोरोना में हमें घर पर आइसोलेट कर दिया था, उसी तरीके से सोशली इनको आइसोलेट कर दिया जाता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जहां पर सोशल आइसोलेशन होता है, जहां पर माता से दूर किया जाता है बच्चे को, मैटरनल सेपरेशन होता है, और ऐसे सबसे ज्यादा इन्होंने किस पर किए थे, रीसस मंकी पर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए कौन सा इथोलॉजिस्ट फेमस है, हैरी हार्लो। हैरी हार्लो फेमस है, इन्होंने सबसे ज्यादा किए थे मंकीज पर, और उसमें भी मैटरनल सेपरेशन एंड सोशल आइसोलेशन ऑन रीसस मंकी। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं।
660 है E.O. विल्सन। E.O. विल्सन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने वर्क किया था सोशियोबायोलॉजी पर। इन्होंने सोशियोबायोलॉजी पर वर्क दिया और सोशियोबायोलॉजी टर्म भी जो है वो इन्होंने दी है। लेकिन हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर सोशियोबायोलॉजी के अंदर से एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए हमने सोशियोबायोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ना है। और इसलिए हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर सोशियोबायोलॉजी के अंदर से अगर क्वेश्चन आ सकता है तो हमें ये भी पूछा जा सकता है कि सोशियोबायोलॉजी पर वर्क किसने किया और इनका जो मेन योगदान था वो किसने किया, तो E.O. विल्सन ने किया। उसके बाद हमारे लास्ट इथोलॉजिस्ट है मॉरिस। मॉरिस जो है वो हमारे लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनकी बुक्स जो है वो बहुत फेमस है, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक इनकी बुक है एप्स एंड मंकी, प्राइमेट इथोलॉजी एंड द मैमल्स। तो इनके ये बुक्स हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए अगर कोई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे वो तो हमारे फर्स्ट 3 इथोलॉजिस्ट ही इम्पोर्टेंट थे। ये हमने फिर भी पढ़ लिया कि अगर एग्जामिनर इसके अलावा भी क्वेश्चन बनाना चाहे तो हमारा गलत ना हो सके। तो ये था हमारा इथोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो भी एक्शन, स्पेसिफिक एनर्जी थी, फिक्स एक्शन पैटर्न था, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म था, इन सब के बारे में हम कल बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।